हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 36 करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 35 तो कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जनरल साइंस के फ्रेंड्स 20 सवालों को कंप्लीट करेंगे और सारे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आपका परीक्षा का तिथि आपको पता है, 12/4/2026 को आपका परीक्षा होने वाला है और 9 तारीख से यानी कि 9 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड निकलने वाला है। तो सभी लोग वेबसाइट भी देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं विस्तार में। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल हम लोग यहाँ पे जो करेंगे ये एक बीमारी से संबंधित सवाल है, सामान्य विज्ञान का, है ना। ये है झिल्लीदार गर्दन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेब्ड नेक, किसका अभिलक्षण है। तो देखिए 91 का जो आंसर आपको करना है ये है टर्नर संलक्षण का अभिलक्षण है, ठीक है। वेब नेक कहिए इसको या फिर इसको अंग्रेजी में कहिए पेरिजियम कोलीडिफोमेटी। यह जो है एक जन्मजात त्वचा रोग होता है जो गर्दन के साथ साथ में कंधों को भी संक्रमित करता है। समझें, ये क्या होता है? जन्मजात त्वचा रोग होता है। और इसका जो आंसर आपका होगा टर्नर संलक्षण इसका आंसर हो जाएगा। तो वेब नेक का मतलब आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि त्वचा रोग होता है जो गर्दन को और कंधा को दूषित करता है, एक तरह से कहिए, वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। 92 नंबर का सवाल है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो किस तरह का होता है। जो हमारा शरीर का जो रक्त जो हमारा है उसका पीएच मान जो होता है वो किस तरह का होता है। तो इसका आपको आंसर करना है कम क्षारीय, ठीक है। क्या करना है? कम क्षारीय। देखिए, जहाँ पर पीएच का नाम आ जाए वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक चलता है, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 जो होता है उदासीन होता है। अम्लता और क्षारीयता की जो पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल और 14 मतलब बहुत ज़्यादा क्षार, ठीक है। और पीएच 7 जो होता है ये मध्य में होता है और ये उदासीन होता है। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से लेकर के 7.45 के आसपास, ठीक है। 7.35 से 7.45 के आसपास होता है। इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है वो कम क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है? कम क्षारीय। आपको हमने बताया कि 0 तरफ अगर जब आइएगा तो बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाएगा और 14 तरफ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा क्षार हो जाएगा। तो हमारा जो है 7 के आसपास में, 7.35 से 45 के बीच में, इसलिए कम क्षार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 93 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों का। अब इसमें जो है विद्युत खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करेगा, मतलब पहले कम से स्टार्ट होगा और अधिक तक में जाएगा, वो हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, हमारे सभी लोगों के घर में पंखा लगा हुआ होता है। तो पंखा जो होता है ना, पंखा क्या करेगा? कम ऊर्जा को खपत करेगा। लेकिन आप टेलीविज़न चालू कर दीजिएगा तो पंखा से अधिक ऊर्जा का खपत करेगा। आप अगर यदि कपड़ा में प्रेस कर रहे हैं तो टेलीविज़न से भी अधिक ऊर्जा का खपत करेगा। आप अगर यदि इलेक्ट्रिक केटली में पानी गर्म कर रहे हैं तो ये विद्युत प्रेस से भी अधिक आपका क्या करेगा? बिजली का खपत करेगा। समझे? तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये सब चीज़ों को नॉर्मल ये चीज़ है, सभी लोगों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपको समझ आपको होना चाहिए, है ना। पंखा है, फिर टेलीविज़न है, फिर विद्युत प्रेस है, फिर इलेक्ट्रिक केटली है। ये विद्युत को खपत के मामले में है। 94 नंबर सवाल है कि 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो होता है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा। 94 का देखिए, इसका आंसर अगर यदि देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 4.7 किलो ओम, ठीक है। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। तो एक प्रतिरोधक का मान यहाँ पे हो जाएगा 2.0 किलो ओम। तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 4.70 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। माने कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होगा? माने कि जो परमाणु बम है इसका जो कार्यकारी सिद्धांत है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। लेकिन अगर यदि हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत को देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ठीक है। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन इसका हो जाएगा। किसका? हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 96 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि जब इनो लवण को
जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण जिसका कारण क्या है, कौन सा गैस है? तो 96 का आपको आंसर करना है CO2 गैस। ठीक है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तब बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण CO2 गैस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर में देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? 97 का आपको आंसर करना है एल्कोहल का। ठीक है, सीरा जो है एल्कोहल उत्पादन के लिए उत्तम कच्चा माल। एल्कोहल मतलब समझ गए ना, वही जो ड्रिंक करते हैं लोग, दारू वारू सारू, ये सारी चीज़ें है ना। एल्कोहलिक पेय आसवन और किण्वन विधि से बनाए जाते हैं और आश्रित एल्कोहलिक पेयों में ब्रांडी, जीन, रम, वोडका, विस्की, बहुत सारे प्रमुख पेय होते हैं इसमें, है ना, जिसमें बियर हो गया, सीडर हो गया, स्पेन हो गया, ये बहुत सारे नाम इसमें होते हैं। तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो एल्कोहल, सीधा सीधे आपको आंसर कर देना है। उसके बाद 98 नंबर का सवाल है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? 98 का आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है इसमें। अगला सवाल आपका है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड जो है ये क्या होता है? इसका आंसर करना है आपको वसा। ट्राइग्लिसराइड या फिर आप इसको ग्लिसराइड कहिए, जो 3 वसा अम्ल से एस्ट्रीकृत होते हैं और ये वनस्पति तेल एवं जंतु वसा के प्रमुख संघटक होते हैं, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक इनमें से नहीं है? 100 नंबर में जो रासायनिक उर्वरक इसमें से नहीं है वो आपका सोडियम सल्फेट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट एक जो है समतल एजेंट एक तरह से कह सकते हैं। इसका उपयोग जो है कपड़ा रंगाई उद्योग एवं कांच उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट इसका आंसर करिएगा, जो रासायनिक उर्वरक नहीं बल्कि यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम, ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 101 नंबर, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है वो क्या होता है? सिंदूर सभी लोगों के घर में प्रयोग होता है, हिंदू धर्म में ये सारे पूजा पाठ करने जाइएगा तो रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है ये क्या होता है? तो ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग कह सकते हैं या फिर सिंबल कह सकते हैं HGS होता है। ठीक है, HGS, इसे वर्मिलियन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, और यह लाल रंग का रेवदार ठोस पदार्थ होता है और यह जो है अम्लराज में घुल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है और इसका औषधियों में मकर ध्वज के रूप में तथा जल रंग बनाने में भी काम इसका लिया जाता है। समझ गए? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्मिलियन कहा जाता है इसको। उसके बाद 102 नंबर सवाल है कि वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हर चीज़ का स्टडी का एक अलग अलग नाम है। तो जो वृद्धा अवस्था काल प्रभाव के जो विषय के बारे में अगर यदि को जानकारी लेना चाहे, को पढ़ाई करना चाहे, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका ऑर्निथोलॉजी नहीं होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है कि नहीं? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कि जेरेंटोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेरेंटोलॉजी इसका आंसर होना चाहिए, माने कि ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑन्कोलॉजी दिया गया है, तो ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? कैंसर से संबंधित अध्ययन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेरेटोलॉजी दिया हुआ है। टेरेटोलॉजी क्या होता है? शारीरिक विकास का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी अध्ययन होता है। तो जेरेंटोलॉजी हो जाता है जो वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। समझे? तो इसका आंसर बी होगा। फिर भी अगर यदि किन्हीं को कन्फ्यूजन होगा तो आप लिखिएगा इसमें कमेंट में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें जो कथन सही नहीं है वो कौन सा हम लोगों को छांटना है? तो चलिए सीधा इसका आंसर हम लोग जानते हैं। देखिए, सभी इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजक होते हैं, यही इसमें कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, इकाइनोडर्म संघ के जंतु सामान्यतः जो है समुद्री होते हैं तथा इसकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती है और ये जो है सिलोम युक्त जंतु होते हैं और सभी सजीव प्रजक नहीं होते हैं। अन्य सभी कथन जो है सही है, सिर्फ ये आपका गलत है। अब सही में ये सारे 3 चीज़ें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 104 नंबर, सेव के फल में लाली का कारण क्या होता है? अब जब एप्पल आप मार्केट में जाकर के खरीदते हैं तो बहुत सारे एप्पल देखेंगे कि हल्का हल्का लाल टाइप का होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है एंथोसाइनिन। ठीक है, सेब के फल में लाली वर्णी लवक जो कारण है इसका होने का वो है एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक सेब में पाया जाता है।
और लाइकोपीन जो है टमाटर में पाया जाता है, कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है, उसके बाद जंथोफिल जो है हल्दी में पाया जाता है। समझे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 105 नंबर सवाल है कि मायोपिया जो है किस रंग का दोष होता है। 105 नंबर सही आंसर करेंगे नेत्र का। किस अंग का दोष है मायोपिया? नेत्र का होता है। ठीक है, माने कि आंख का। मायोपिया दोष जो है आंख से संबंध होता है। इसे जो है निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है और इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। समझे, और इस कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु इसमें साफ साफ नहीं दिखती है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझे, मायोपिया इसी को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का सामान बढ़िया से आपको क्लियर नहीं दिखेगा। जस्ट उल्टा है, आपको ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि में क्या होता है? नज़दीक का नहीं दिखेगा। बस जस्ट ये उल्टा है, आप ये समझ जाइएगा तो कभी गलती नहीं करिएगा। 106 नंबर देखिए, पार्सेक का मात्रक जो है वो किस चीज़ का मात्रक है? पार्सेक। 106 नंबर करिएगा, दूरी का। पार्सेक को पार सेकेंड भी कहा जाता है और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक की लंबाई जो है त्रिकोणमितीय दिग्मेद पर आधारित होती है। समझे, तो ये दूरी मापने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले सवाल में हमारा है 107 नंबर। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जो है जीवित रह जाती है क्योंकि? आप बहुत मूवी में देखते होंगे कि बर्फ यहाँ पे चल रहा है, लोग इसके ऊपर चल रहे हैं, इसके नीचे मछलियाँ दिखती है, जीवित रहती हैं सारे। तो उसका क्या कारण होता है? इसका कारण क्या होता है? बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा। इसका कारण होता है कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। सामान्यतः देखा जाए तो सभी पदार्थों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल में यह उल्टा हो जाता है। अर्थात जल को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। इस तरह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार भी कहते हैं। और जाड़े में झील की सतह पर हिम स्थित हो जाती है, लेकिन यह ऊपरी सतह पर ही होती है। बर्फ जमने की जो प्रक्रिया है ऊपर से नीचे की ओर होती है। बर्फ की इस परत के नीचे अब भी 4 डिग्री सेल्सियस का जल होता है। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः वह नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। इस प्रकार ऊपर बर्फ होने के बावजूद जलीय जीव नीचे सुरक्षित रह जाते हैं। यही इसका मुख्य कारण है। समझे। उसके बाद 108 नंबर सवाल है कि पीतल जो है निम्नलिखित में से मिश्र धातु, मतलब पीतल देखिए एक चीज़ से नहीं बना होता, ये क्या होता है? मिक्स चीज़ों से बने होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ों को मिलाया जाता है। जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है? पीतल में तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है और ये मिश्र धातु है और इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने आदि में किया जाता है। 109 नंबर सवाल है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है या फिर वो क्या होता है? 109 नंबर का करिएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और यह एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें एक निश्चित दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 110 नंबर। 110 नंबर सवाल देखिए, पौधे के कौन सा भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन सा भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता है, तना में। पौधा में जो है तना का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होती है, इसका तना आंसर आप लोग करना है। तो फ्रेंड्स 20 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर यदि और इसका अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। धन्यवाद।